होंगे। आपका अपने चैनल द बेसिक पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में संविधान सभा के बारे में जाना। ठीक है, संविधान सभा कैसे बना है, ठीक है, संविधान सभा कितने सदस्यों का है, हमारा संविधान निर्माण जो कि वर्तमान में जिस संविधान के अनुसार भारत की शासन विधि संचालित होती है, उसी संविधान को बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम संविधान सभा की समितियों के बारे में जान लेते हैं और थोड़ा जो संविधान से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, फैक्ट है, उसको जान लेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि समितियों के बारे में। ठीक है, पहले बड़ी समितियों के बारे में जानते हैं। पहला समिति आता है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अम्बेडकर साहब। प्रारूप का मतलब होता है ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी आता है संघीय शक्ति समिति। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू हैं। पंडित नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, और संघीय संविधान समिति की तीसरी सबसे बड़ी समिति है संघीय संविधान समिति। इसके भी कौन रहे हैं? पंडित नेहरू रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, और इसके बाद आता है कि संघीय संविधान नहीं, संघीय नहीं, ये है राज्यों से संबंधित समिति। सॉरी, राज्यों से संबंधित। राज्यों से संबंधित समिति पंडित नेहरू रहे। इसके बाद नियम एवं प्रक्रिया समिति आती है। नियम एवं प्रक्रिया समिति। नियम एवं प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष भी यही थे। डॉक्टर नियम एवं प्रक्रिया समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, और नियम एवं प्रक्रिया। इसके बाद आता है सबसे बड़ी समिति में संचालन समिति। चीजें संचालित कैसे होगी, तो संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं। ठीक, बड़ी बड़ी कमेटियों को हम देख लेते हैं, बाकी इसके बाद हम छोटी कमेटियों के बारे में भी पढ़ेंगे। बड़ी कमेटियां 8 हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। छठा सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? ठीक है, इसके बाद आता है कि मौलिक अधिकार संबंधित, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति। मौलिक अधिकार है, अल्पसंख्यक समिति है। इसके बाद जनजाति है, जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्र, मतलब एसटी से रिलेटेड। ठीक, जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्र से संबंधित सलाहकार समिति। से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं? किसकी निगरानी में चीजें देखी जाती थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक, मौलिक अधिकार, जनजाति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेल साहब थे। ठीक है, प्रारूप समिति के डॉक्टर अम्बेडकर जी थे। संघीय शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों से संबंधित समिति पंडित नेहरू थे। ठीक है, नियम एवं प्रक्रिया समिति, नियम एवं प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है फ्रेंड्स, और एक आता है प्रांतीय संविधान समिति। ठीक, इसमें 2 है। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति।
इसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही रहे हैं, सरदार पटेल। देखिए ये तो हो गया बड़ी बड़ी, ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकार जो है कि फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट में उप समितियां भी बनी थी, ठीक है, 2 उप समितियां बनी थी। फंडामेंटल राइट, ठीक, यहां से फंडामेंटल राइट की 2 उप समितियां। फंडामेंटल राइट एक इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, जो कि अभी हम ब्रिटेन से आजाद हुए हैं, ठीक है, तो हमारे अधिकारों का कितना शोषण हुआ है। तो हम भारत के संविधान निर्माता ये नहीं चाहते थे कि हम अपने आने वाले भविष्य में आने वाली जनता को, आने वाली भारत की जनता को किसी तरीके का दिक्कत हो, तो इसलिए फंडामेंटल राइट को एकदम सिक्योर, एकदम सुरक्षित करना चाहते थे। इसलिए फंडामेंटल राइट समिति के खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे और फंडामेंटल राइट की 2 उप समितियां भी बनी थी, ठीक है। मौलिक अधिकार उप समिति पहला था, मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी थे, ठीक है। और एक समिति अल्पसंख्यक उप समिति थी, ठीक है, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी राइट बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था उस समय। इसके थे एस.सी. मुखर्जी, एस.सी. मुखर्जी। तो ठीक है फ्रेंड्स, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक। संघीय शक्ति समिति के कौन थे? पंडित नेहरू थे। और राज्यों से संबंधित समिति के पंडित नेहरू थे। और नियम एवं प्रक्रिया संबंधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति, ठीक है, जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्र से संबंधित समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रांतीय संविधान समिति के भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और फंडामेंटल राइट की एक उप समिति थी, मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और एक अल्पसंख्यक उप समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। आपके एग्जाम में इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है, नहीं तो ज्यादा संभावना इस बात की रहती है कि एक और समिति दे देंगे, एक और अध्यक्ष दे देंगे और दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब एक एक समिति हम लेकर डेप्थ में चर्चा करते हैं क्या चीजें रही है, ठीक है, उससे क्या क्या बना है। तो पहला हम प्रारूप समिति पे बात करेंगे और बाकी ये जो 8 समितियां हैं ये पूरी तरीके से याद होनी चाहिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है, ठीक। पहला हम प्रारूप समिति पढ़ते हैं। पहला प्रारूप समिति है। प्रारूप समिति का काम क्या था? पहला काम था प्रारूप पर विचार करना, ठीक, ड्राफ्टिंग। किसी भी चीज का ड्राफ्टिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ड्राफ्ट हम कैसे करते हैं, वही हर चीज की रूपरेखा तय करती है। ड्राफ्ट मतलब होता है कि सब कुछ एक तरीके से मेन ड्राफ्टिंग होती है, ठीक है। एक चीज एक बार जो चीजें ड्राफ्ट हो गई तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसी को फॉलो करते हैं, उसी के बेस पे चलते हैं। और ये प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 29 अगस्त को, 29 अगस्त 1929 अगस्त 1947 को, ठीक। पहला प्रारूप समिति का ही गठन किया गया था, ठीक है। इसमें सदस्य 7 थे, 7 सदस्य अध्यक्ष सहित। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो अंबेडकर साहब ही थे, लेकिन 7 और सदस्य थे, ठीक है। तो 7 को हम नाम जान लेते हैं। पहले थे अंबेडकर साहब, अंबेडकर साहब थे, अध्यक्ष थे, ठीक। देखिए जैसे प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं, ठीक है, एक तो अंबेडकर साहब हैं, सब जानते हैं।
बाकी के छह सदस्यों का एग्जाम में कई बार नाम देके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, दूसर के थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, साउथ के थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके बाद के.एम. मुखर्जी थे, के.एम. मुखर्जी। इसके बाद टी.टी. कृष्णामाचारी थे, टी.टी. कृष्णामाचारी, टी.टी. कृष्णामाचारी थे। ठीक, सैयद मोहम्मद सादुल्ला नाम था इनका, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक, अंबेडकर साहब अध्यक्ष थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, के.एम. मुखर्जी थे। ठीक है, टी.टी. कृष्णामाचारी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। ठीक है, और एक थे यस गोपाल स्वामी अय्यर थे। ठीक है, यस गोपाल स्वामी अय्यर। एक माधवराव थे, ठीक, एन माधवराव। ठीक, यही 7 लोग रहे हैं। पहले अध्यक्ष अम्बेडकर साहब थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, के.एम. मुखर्जी थे, टी.टी. कृष्णामाचारी थे, ठीक, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, यस गोपाल स्वामी अय्यर थे, एन माधवराव थे। ठीक है, ये क्या नाम है इनका, टी.टी. कृष्णामाचारी। टी.टी. कृष्णामाचारी डी.पी. खोतान की जगह पे, ठीक है, डी.पी. खोतान की जगह पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, डी.पी. खोतान साहब की मृत्यु हो गई थी, तो इनको इनकी जगह पर चुना गया था। इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए टी.टी. कृष्णामाचारी को चुना गया। ये चीजें कई एक बार एक एग्जाम में पूछी गई थी कि टी.टी. कृष्णामाचारी को किसके स्थान पे चुना गया था, तो डी.पी. खोतान थे। और एक थे, कौन थे, एन माधवराव। इनको भी बी.एन. मिल्ला थे। बी.एल. मित्रा थे। ठीक है, बी.एल. मित्रा के स्थान पर चुना गया था, बी.एल. मित्रा के स्थान पर। अब बी.एल. मित्रा के स्थान पर, लेकिन बी.एल. मित्रा की मृत्यु नहीं हुई थी, ये इस्तीफा दिए थे। ठीक है, ये इस्तीफा दिए थे। ठीक है, ये रही प्रारूप समिति। प्रारूप समिति से इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, तो प्रारूप समिति के गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 7 सदस्य रहे, अध्यक्ष सहित पहला अम्बेडकर साहब अध्यक्ष रहे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुखर्जी, टी.टी. कृष्णामाचारी। टी.टी. कृष्णामाचारी को डी.पी. खोतान की जगह पर नियुक्ति की गई थी, क्योंकि डी.पी. खोतान की मृत्यु हो गई थी। और सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एस गोपाल स्वामी अय्यर थे, एन माधवराव थे। ठीक है, माधवराव बी.एल. मित्रा के स्थान पर चुने गए थे, चूंकि ये इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, इसलिए हमने जान लिया। बाकी और में 1-2 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य रहे हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना भी नहीं रहती है। प्रारूप समिति से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, और अम्बेडकर साहब को लेकर वैसे भी डिस्प्यूट रहता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम छोटी समितियों की बात कर लेते हैं। ठीक है, हमने जो देखा था वो हमारी बड़ी समितियां थी 8। अब यहाँ पे हम छोटी समितियों की बात कर लेते हैं। छोटी समितियां कितनी थी? ठीक है, जैसे एक थी कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति। ठीक, छोटी समितियों से भी क्वेश्चन भरपूर आता है। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी थे। ठीक है, के.एम. मुंशी। ठीक, और एक थी राष्ट्रीय ध्वज समिति,
राष्ट्रीय ध्वज समिति का मतलब ध्वज का निर्माण कैसे हो, मतलब निर्माण की मतलब कितना लंबाई चौड़ाई और इसका पास कब किया जाए, ध्वज का कलर क्या रहेगा, तो उससे रिलेटेड एक समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो कई बार पूछा गया, ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त एवं कर्मचारी समिति थी, वित्त एवं कर्मचारी, फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, इसके भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, वित्त एवं कर्मचारी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सदन समिति थी, सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया। ठीक, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी रहे, राष्ट्रीय ध्वज के राजेंद्र प्रसाद रहे, वित्त एवं कर्मचारी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, सदन समिति के पट्टाभी सीतारामैया रहे हैं, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय समिति मतलब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड समिति, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड समिति के अध्यक्ष कौन थे, यश वरदाचारी थे, यश वरदाचारी। यश वरदाचारी किससे रिलेटेड थे, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। और नागरिकता एक बहुत बार पूछा जाता है, नागरिकता संबंधित समिति, नागरिकता संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, यही थे यश वरदाचारी, यश वरदाचारी, ठीक है फ्रेंड्स। ये कुछ छोटी छोटी समितियां हैं, इनको ठीक है याद मतलब ध्यान में रखेंगे। और प्रेस दीर्घा समिति मतलब प्रेस से रिलेटेड समिति, इसके अध्यक्ष थे उषा नाथ, चूंकि इन्हीं के द्वारा रेडियो आंदोलन शुरू किया गया था। तो जब आप इंडियन मूवमेंट मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते होंगे तो अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ से छोटी समितियां 3, 6, 7, 8 छोटी समितियां रही हैं, इनको ध्यान। कार्य संचालन हो गया, राष्ट्रीय ध्वज हो गया, वित्त हो गया, इसके तो राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं। कार्य संचालन के एम मुंशी रहे हैं, 2 चीज के राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकता की यश वरदाचारी रहे हैं, ठीक है। और सदन समिति के पट्टाभी सीतारामैया रहे हैं, ठीक है। प्रेस दीर्घा समिति के उषा नाथ बोल रहे हैं, ठीक है, उषा नाथ लेन, हाँ सॉरी, ठीक। अब हम जान लेते हैं संविधान सभा के निर्माण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, फैक्ट है, ठीक है, कि फैक्ट हम जान लेते हैं। संविधान सभा की समितियां और संविधान निर्माण, अब हम जान लेते हैं फैक्ट क्या है, संविधान निर्माण से जुड़े हुए कुछ फैक्ट को जान लेते हैं, जैसे कि समय कितना लगा, ठीक है, प्रारूप इसकी ड्राफ्टिंग कैसे की गई थी, वगैरह वगैरह। तो हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं, ठीक है। इसका हेडिंग डालेंगे संविधान निर्माण महत्वपूर्ण तथ्य, संविधान निर्माण महत्वपूर्ण तथ्य। पहली चीज तो कितना समय लगा, संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी लगभग 12 दिन कम 3 साल पूरा संविधान बनाने में इतना लंबा समय लग गया था।
चूंकि हमारा संविधान भी विस्तृत संविधान है और भारत की डाइवर्सिटी इतनी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, सांस्कृतिक डाइवर्सिटी है, जातियों में डाइवर्सिटी है, धर्म में डाइवर्सिटी है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ कितनी सारी पार्टियां हैं, तो सबको इतनी डाइवर्सिटी को एक समेटना मतलब बहुत मुश्किल काम रहता है, इसलिए इतना समय लग गया। आलोचना जब संविधान की जाती है, देखिए कितना भी अच्छे से अच्छा काम कर लो, आलोचना तो हर चीज की होती है, कितने अच्छे सच्चे विचार हों, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी वगैरह में आप लोग पढ़ते होंगे, किसी का भी विचार हो या XYZ किसी का भी विचार हो, क्रिटिसिज्म आलोचना तो सबका होता ही है, ठीक है। तो आलोचना से नहीं डरना चाहिए, आलोचना कंपलसरी है। अध्ययन क्या किया गया था, इसके लिए 60 देशों के संविधान का अध्ययन, 60 देशों के संविधान का अध्ययन, कि वहाँ 60 देशों में क्या संविधान कैसे है, वहाँ का पढ़ के फिर उनको अपने अनुसार, जैसे हूबहू चीजें नहीं दी गई है, उसको परिवर्तित किया गया है कि हम चीजों को अपने अनुसार, अपने डाइवर्सिटी के अनुसार, अपने कल्चर के अनुसार चीजों को अडॉप्ट किए हैं, न कि डायरेक्ट हूबहू। हाँ, जैसे अब 60 देशों को उसमें संविधान बना था, हमें एक आइडिया मिल गया था जैसे कि संविधान कैसे बनाना है, तो ये अच्छी चीजें हैं, उससे और बेहतर हो सकता है। ज्यादातर हम क्वेश्चन सीरीज वगैरह क्वेश्चन पेपर क्यों देते हैं, टेस्ट सीरीज, इसीलिए हमें आइडिया मिल जाए, बस वही चीज है। अध्ययन 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। और कितने सत्र हुए थे, 11 सत्र, ठीक। सत्र का मतलब एक सत्र में कई बैठकें हो सकती हैं, ठीक है। अंतिम बैठक, और ये 11 अंतिम बैठक नहीं था, ठीक है। अंतिम बैठक अगर मिला लेंगे तो 12 हो जाएगा, अंतिम बैठक मिलाकर 12 सत्र, ठीक। 11 सत्र रहे हैं, अंतिम बैठक को मिला लेंगे तो 12 सत्र हो जाएंगे। और खर्च कितना आया है, खर्च आया है 64 लाख रुपए, उस समय के 64 लाख है, ठीक। आज का नहीं है, अब तो कई करोड़ हो जाएगा, लेकिन फिर भी ज्यादा खर्च नहीं है। 64 लाख रुपए खर्च हुआ था उसमें संविधान बनाने में, ठीक है। और प्रारूप पर विचार कितने दिन हुआ था संविधान बनने के बाद, प्रारूप पर विचार 114 दिन हुआ था। कहीं से भी गलती की संभावना ना रहे, इस चीज को ध्यान दिया गया था कि कहीं से भी गलती की संभावना नहीं रहनी चाहिए, हमारा संविधान ऐसा ही बनना चाहिए, ठीक। प्रारूप पर विचार कितने दिन तक हुआ था, 114 दिन तक हुआ था, ठीक है। वाचन मतलब समझते हैं, 3 बार। वाचन मतलब कंप्लीट रीडिंग, ठीक है। हर एक कंप्लीट रीडिंग मतलब जैसे कोई संविधान पूरा बन के तैयार हो गया, इसके बाद एक बार पूरा उसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। फिर उसमें संशोधन किया जाएगा, जो भी चीजें लगेगा कि नई चीजें अनुरूप नहीं तो उसको संशोधित किया जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा उसी चीज को पढ़ा जाएगा, दोबारा संशोधित किया जाएगा जो भी चीजें, और तीसरा बार जब पढ़ा जाएगा, तीसरी बार भी पूरा संशोधन किया जाएगा, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। तैयार कब हुआ था हमारा संविधान, जिसे हम सुनते हैं कि हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया था, ठीक है। अंतिम बैठक इसी दिन हुई थी, 26 नवंबर 1949 को अंतिम बैठक हुई थी, एवं हस्ताक्षर भी हुआ था, सिग्नेचर, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को हमारा अंतिम बैठक था एवं हस्ताक्षर भी हुआ था, ठीक है। और इसी दिन संविधान सभा को भंग भी कर दिया गया था, अंतिम बैठक और भंग भी कर दिया गया था, ठीक है। अंगीकृत कब हुआ था,
अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को तो लागू। ठीक, लेकिन जैसे हम पढ़ते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन वो पूर्ण नहीं था। ठीक है, वो आंशिक, मतलब वो पूर्ण था, एक आंशिक कब लागू हुआ था। ठीक है, आंशिक का मतलब जैसे उस समय सिटीजन उर्जन की समस्या थी। ठीक है, नागरिकता की थी और ये सब चीजें थी, कुछ चीजें आंशिक रूप से लागू हो गई थी। तो ये आंशिक कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 2 महीने बाद। ठीक, आंशिक कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 50 को ही 26 जनवरी 1950 से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आज भी हमारा गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है भारत में। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, संविधान में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अध्ययन 60 देशों के संविधान के अध्ययन करने के बाद भारत के संविधान का निर्माण किया गया है। सत्र कितने रहे हैं? 11 सत्र रहे हैं। अंतिम बैठक मिला के 12 सत्र। खर्च 64 लाख रुपए खर्च है। प्रारूप 114 दिन चला। वाचन 3 रहा है। तैयार 26 नवंबर 1950। अंतिम बैठक एवं हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि ये फैक्ट है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, बस आप ये है कि इस फैक्ट को ध्यान रखेंगे, इससे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। फैक्ट है, इसको समझना विशेष कुछ नहीं, मेन चीज है कि इसको जरूरी है जानना। फैक्ट, संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, ये चीजें जानना हमारे लिए जरूरी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, जैसे भारत का नाम हम देखते हैं। ठीक है, पहला नाम तो भारत या इंडिया है। ठीक है, भारत का संविधान का नाम किस आर्टिकल दिया गया है? भारत का एक संविधान होगा। ठीक, संविधान के अनुसार शासन संचालित होगा। यह है आर्टिकल 343। ठीक, आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 में दिया गया है भारत के संविधान के नाम के बारे में। ठीक है, अब संविधान का आकार पर हम बात कर लेते हैं। संविधान का आकार एक प्रस्तावना है। ठीक, एक प्रस्तावना है। एक प्रस्तावना है, 22 भाग है। 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। ठीक, एक प्रस्तावना है, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां हैं। अभी नहीं, ठीक है, ये उस समय था। संविधान लागू होने के समय हमारे संविधान में क्या था? एक प्रस्तावना, 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, ये उस समय था। ठीक है, संविधान का आकार, हम संविधान निर्माण होने के समय की बात कर रहे हैं। संविधान सभा का मुहर क्या था? मुहर एक प्रकार से प्रतीक होता है। ठीक, संविधान सभा का मुहर हाथी था। ठीक, मुहर लगाया जाता था, पेज के लास्ट में मुहर लगता था। बैठकें समाप्त होने के बाद कोई बिल, कोई रेजुलेशन पास होने के बाद मुहर लगाया जाता था। ठीक है, पेज क्या था इसका? 16 × 22 इंची का। ठीक, ये नॉर्मल पेज नहीं यूज किया गया था संविधान बनाने के लिए। 16 × 22 का पेज यूज किया गया था। ठीक है, इंच पन्ना, 16 × 22 इंच का पन्ना था। और इस पन्ने की लाइफ उस समय था, उसमें 1000 वर्ष तक रहेगा। ठीक है, इतने जल्दी खराब नहीं होने वाला है। 1000 वर्ष तक पन्ना चलेगा, इतना मजबूत पन्ना था। जो 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, ज्यादातर इन्हीं सब कामों में था। 16 × 22 मतलब काफी बड़ा हो जाता है।
16x22 का था, ठीक है। सुलेखक सुलेखक मतलब लिखने वाला, ठीक है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमारा संविधान कंप्यूटर से नहीं लिखा गया था, हमारा पूरा संविधान हाथ से लिखा गया है, पेन से, ठीक है। हाथ से हमारा पूरा संविधान लिखा गया है, हस्तलिखी जिसको बोलते हैं, इसको सुलेखक बोलते हैं, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण थे, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण। सुलेखक कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रामजादा, ठीक। जैसे संविधान इतना बड़ा है, ठीक है, तो इतना है नहीं कि 1-2 दिन में लिख लेंगे, ये पूरा 6 महीने लगाए थे लिखने में, ठीक है, 6 महीनों में। पूरा लिखे, और किसमें? अंग्रेजी भाषा में, ठीक। इस चीज को स्पेशल ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजी भाषा में लिखे थे। सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रामजादा थे, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के ये रहे हैं, ठीक है। और हिंदी में सुलेखक कौन रहे हैं? हिंदी में कौन लिखे हैं? प्रेम बिहारी नारायण रामजादा इंग्लिश के रहे हैं। पूरे संविधान को इंग्लिश में अपने हाथ से पन्ने पे पूरे लिखा गया है, और हिंदी में भी लिखा गया है। इसके बसंत कृष्ण वैद रहे हैं, ठीक। हिंदी में बसंत कृष्ण वैद रहे हैं। अब पेजों की सजावट, पेजों की सजावट किसके द्वारा किया गया है? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस, और नंदलाल बोस अकेले नहीं थे, इनके साथी भी रहे हैं, ठीक। देखिए, सजावट का मतलब है ना, जैसे जो पेज होता है तो अक्सर पेज पे हम थोड़ा बहुत ऐसे बना देते हैं डिजाइन वगैरह, ड्राफ्टिंग टाइप, ठीक है। यहाँ पे कोई फूल वगैरह बना के, तो उसी को पेज के किनारे किनारे जो डिजाइन होता है फूल वगैरह बना के, तो कई बार हम करते हैं। तो उसी तरीके से पूरे संविधान के पूरे पेज की सजावट की गई थी, ठीक है। पूरी सजावट किसके द्वारा की गई थी? नंदलाल बोस एवं उनके साथी के द्वारा, ठीक है। तो इसको यहाँ तक संविधान सभा से निर्माण से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य खत्म होते हैं। अब इसके बाद जैसे जैसे हम संविधान पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और डिटेल में जाते जाएंगे। यहाँ पे मुहर हाथी है, ठीक है, और पेज जान लिए, सुलेखक जान लिए, बस। अब हम जानेंगे संविधान सभा के कुछ निर्णय कब कब लिए गए। हम बात कर लेते हैं संविधान सभा के निर्णय। संविधान सभा के कुछ निर्णय जो कि अक्सर हमें डाउट रहता है, ठीक है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता मई 1949 में दिया गया, ठीक। राष्ट्रमंडल की सदस्यता मई 1949। भारत आजाद नहीं हुआ था तब भी भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू यूएनओ में भाग लेते थे, तब भी लोग आश्चर्यचकित रहते थे कि बताओ भारत आजाद नहीं हुआ है लेकिन फिर भी लोग अंतरराष्ट्रीय पॉलिसी तब भी भारत की आजादी से पहले बनाना शुरू हो गया था, ठीक है। और राष्ट्रगान हमारा क्या है? जनगण मन अधिनायक, ठीक। राष्ट्रगान कब अपनाया गया? राष्ट्रगान हमारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ठीक। राष्ट्रगान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रगीत भी 24 जनवरी 1950 को है, दोनों एक ही दिन।
ऑफिशियल रूप से एक रिजोल्यूशन पास करके, बिल पास करके, बाकी गाया तो बहुत पहले से ही जाता था। कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार कोलकाता में गाया गया था। राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम है, 24 जनवरी 1950 को बनाया गया था। और प्रथम राष्ट्रपति का चयन कब किया गया? प्रथम राष्ट्रपति का चयन 24 जनवरी 1950 को ही। संविधान लागू होने के राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950। ये थे महत्वपूर्ण निर्णय। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले टॉपिक में संविधान सभा की आलोचना के बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा की आलोचना को कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण सूचना है, फेसबुक पे हमारा पेज है द बेसिक पॉइंट, ठीक है। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उस पेज को फॉलो कर लीजिए। वहां से आपको कुछ पीपीटी फॉर्म में स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, बाकी वहां पे भी आपको क्लासेस मिलेगी। कोई भी आपको डाउट होता है तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं, ठीक है।